हेलो। ठीक। यहाँ लग घुसा रहते। यहाँ ना ये टच होता है इसमें, यहाँ टच नहीं होगा, है ना। हेलो। चलिए स्टार्ट करें क्लास को। नहीं थे ना। ये उसके ऊपर ये ऊपर और नहीं जा रहा है सर। नहीं, ये तो ऊपर जाते रहता है ना, ये इसके ऊपर और जा नहीं रहा। इससे जाएगा क्या फिर? इससे जा रहा है। नहीं लास्ट पेज में नहीं, जैसे अच्छा ये तो लास्ट पेज एकदम चले गए हम लोग। इस पे फर्स्ट पे आ गया। इस पे अच्छा ठीक ठीक। जैसे कल तक आसिफ सर हो रहा था ना कि हम लोग इसको ऊपर बढ़ाते जा रहे थे अपने आप। अच्छा इसके बाद फिर नेक्स्ट पेज के लिए इस पे जाना होगा। ठीक ठीक है सर। ठीक, थैंक यू। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। कल हम लोग पुरातात्विक साक्ष्य पूरा कवर कर लिए थे बिहार के संदर्भ में, ठीक। अब हम लोगों का क्या है नेक्स्ट टॉपिक, साहित्यिक स्रोत, है ना। मतलब बिहार के इतिहास की जो रचना हुई है उसका जो साहित्यिक स्रोत है वो अब हम लोग का टॉपिक है, ठीक। तो देखते हैं बिहार के इतिहास से संबंधित साहित्यिक स्रोतों में धार्मिक और गैर धार्मिक दोनों तरह के स्रोत उपलब्ध है ना। देखो धार्मिक और गैर धार्मिक दोनों तरह के स्रोत उपलब्ध है। आप लोगों को जब चैप्टर का स्टार्टिंग हो रहा था तो उस समय जो स्रोत का जो टेबल था उसमें हम समझाए थे आप लोगों को, है ना, कि जैसे धार्मिक स्रोत होता है, धार्मिक साहित्य होता है, फिर गैर धार्मिक साहित्य होता है। गैर धार्मिक साहित्य का हम लोग एग्जाम्पल भी देखे थे एकदम, फिर पाणिनि का अष्टाध्यायी देखे थे, है ना। चलिए अब देखिए बिहार शब्द का प्रथम उल्लेख कहां मिल रहा है, अथर्ववेद में मिल रहा है। कहां मिल रहा है? ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिहार शब्द का प्रथम उल्लेख अथर्ववेद में हुआ है, यद्यपि मगध का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। देखो यहां ठीक से समझना, बिहार शब्द क्या, बिहार शब्द का उल्लेख कहां हुआ है? अथर्ववेद में। यद्यपि मगध का सर्वप्रथम उल्लेख कहां हुआ है? ऋग्वेद में हुआ है, ठीक ना। बौद्ध साहित्य में अंगुत्तर निकाय, दृघ निकाय, विनय पिटक तथा जैन साहित्य में भगवती सूत्र आदि महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत हैं जिसमें बिहार के इतिहास की जानकारी मिलती है, ठीक। तो आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से, हेलो, निम्नलिखित में से किन साहित्यिक स्रोतों में बिहार का उल्लेख किया गया है, ठीक ना। तो उसमें आपके सामने ये ऑप्शन रहेगा अथर्ववेद, ऋग्वेद, अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, फिर ई ऑप्शन है। तो आपको इस हिसाब से मारना है। देखिए यहां ध्यान देने वाली बात क्या है, यहां ध्यान देने वाली बात है कि बिहार शब्द का प्रथम उल्लेख कहां है?
अथर्ववेद में, इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक। लेकिन मगध का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिल रहा है? ऋग्वेद में मिल रहा है, ठीक। अंगुत्तर निकाय भगवती सूत्र में पहली बार 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। ये देखिए पहले चैप्टर में ही हम बताए थे कि 16 महाजनपद जो है उसका उल्लेख कहां मिलता है हमको? अंगुत्तर निकाय में मिलता है, ठीक। और साथ में भगवती सूत्र में भी मिलता है। भगवती सूत्र कौन सा ग्रंथ है? जैन ग्रंथ, ठीक ना, इसको याद रखिएगा। और अंगुत्तर निकाय क्या है? बौद्ध ग्रंथ है। समझ में आया? मध्यकाल में मिनहाज उस सिराज की पुस्तक तबकाते नासरी शेख कबीर की अफसाने शाही, देखिए यहाँ क्या नाम है? अब्बास खान शेरवानी। अब्बास खान शेरवानी आप लोग भी जान रहे होंगे कि शेर शाह सूरी का जो इतिहास लिखा है वो किन्होंने लिखा है? अब्बास खान शेरवानी ने लिखा है। ये तो आप लोगों को मालूम होगा सबको, ठीक। कि तारीखे शेर शाही, हम अभी बताए ना कि अब्बास खान शेरवानी किसके इतिहासकार हैं? शेर शाह सूरी के। और ये जो शेर शाह पे जो ये पुस्तक लिखे हैं उसका क्या नाम है? तारीखे शेर शाही। ये सब प्रमुख साहित्यिक स्रोत है जिसमें क्या है? बिहार के बारे में चर्चा है, ठीक ना। चलिए हम लोग अगला पेज चलते हैं। देखिए तबकाते नासरी, तबकाते नासरी अभी आप लोग पढ़े, कौन लिखा है? मिनहाजुद्दीन सिराज लिखे हैं। मिनहाजुद्दीन सिराज द्वारा लिखित जो पुस्तक है तबकाते नासरी, भारत में तुर्कों के आक्रमण का प्रारंभिक इतिहास का स्रोत है ये, ठीक ना। यह भारत में लिखी गई, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है फैक्ट, यह भारत में लिखी गई फारसी भाषा की प्रथम रचना है। फारसी भाषा की प्रथम रचना है, ठीक है ना, भारत में। तारीखे शेरशाही, शेर शाह का अभी हम बताएं कि तारीखे शेरशाही शेर शाह का इतिहास है, तो इसमें क्या है? शेर शाह के प्रशासन और इतिहास जानने का ये एकमात्र स्रोत है। और ये लिखा कौन है? अब्बास खान शेरवानी, ठीक ना। अब देखो देखो अब इसके बाद ये सब जो है ना, ये आप यहां से यहां तक एक बार ऐसे देख लेना, अगर नहीं भी पढ़ोगे तो कोई दिक्कत है नहीं और इतना याद भी नहीं रहेगा। लेकिन जो मेन नाम है, जैसे इसको एकदम याद रखना है, तबकाते नासरी, ये क्या है? फारसी भाषा में लिखी गई प्रथम रचना है। कहां? भारत में, ठीक ना। अब देखो भारतीय इतिहास के संदर्भ में लिखी गई रचनाएं जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, पाणिनि की गुप्तकालीन साहित्य, जियाउद्दीन बर्नी का तारीख है फिरोजशाही। देखिए ये सब अक्सर ये मिलाने के लिए पूछता है, इधर क्या करेगा? राइटर्स का नाम लिख देगा, तबकाते ये मिनहाजुद्दीन सिराज, जियाउद्दीन बर्नी, ठीक, बाबर, अबुल फजल, ऐसे राइटर्स का नाम दे दिया। और इधर क्या करेगा? बुक का नाम दे देगा। और उसमें आपको मिलाना रहता है, ए का 1 होगा, बी का 2 होगा, ऐसे करके मिलाना रहता है। देखिए फिर बाबर की तुजुके बाबरी और अबुल फजल का अकबर नामा आदि बिहार के इतिहास को जानने के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। हम लोग यहाँ साहित्यिक स्रोत की बात ही कर रहे हैं। देखो बाबर जो है अपना आत्मकथा किस तुर्की भाषा में लिखा था? उसका नाम क्या था? तुजुके बाबरी। बाद में इसको फारसी में अनुवाद कौन किया था? कल आप लोग सब खोज के लाना इसको। उपरोक्त पुरातात्विक एवं साहित्यिक स्रोतों के अतिरिक्त विदेशी साहित्य एवं यात्रियों का विवरण भी महत्वपूर्ण स्रोत है। देखो विदेशी यात्रियों में आप देखोगे तो कल हम पढ़ाए थे कि नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, इसमें पढ़ने के लिए चीनी यात्री आते थे, ठीक ना। जैसे फाइयान हो गया, ह्वेंगसान हो गया, इत्सिंग हो गया, है ना। तो इन लोग भी जब नालंदा आए, विक्रमशिला आए, तो ये कहाँ था? बिहार में था। तो इन्होंने जब अपने टाइम का जब अकाउंट लिखा तो उसमें बिहार की चर्चा हुई ना। तो यही तो साहित्यिक स्रोत है ना। इसी सब से क्या होता है? इतिहास की पुनर्रचना होती है। अब देखो इनमें यूनानी यात्री मेगास्थनीस की रचना क्या है? इंडिका। इस पे हम लोग कल भी चर्चा किए हैं, ठीक ना। मेगास्थनीस किसका दूत था? सेल्यूकस निकेटर का दूत था। सेल्यूकस किसका गवर्नर था? किसका सेनापति था? सेल्यूकस सिकंदर का सेनापति था, यूनानी था, ठीक ना। आप देखोगे कि बाद में आपका सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध होगा,
ठीक है ना, जिसमें सेल्यूकस निकेटर की हार होगी, और वो अपनी बेटी हेलेना की शादी किससे करेगा? चंद्रगुप्त मौर्य से करेगा। और इस एवज में उसको 4 प्रांत देता है, एरिया, अर्कोसिया, जेड्रोसिया और पेरिस पेंदई करके नाम है, ठीक ना। तो एरिया, अर्कोसिया, जेड्रोसिया और पेरोपेनिसडाई, ठीक ना। ये एक्चुअली काबुल का यूनानी नाम है, कहीं कहीं ना पेरिपेंसदई भी लिखा रहता है ये, ठीक। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा एक बार, ये काबुल का वो है, शॉर्ट मतलब काबुल का यूनानी नाम है। हाँ, देखिए फाहियान, ह्वेनसांग, इसका इत्सिंग, ये सारा डिटेल्स हम लोग कल पढ़ लिए थे। क्या क्या, जैसे फाहियान इंडिया में कितने साल रहा था? 14 साल के लिए रहा था। ह्वेनसांग कब से कब रहा था? 629 से 645 तक रहा था। इत्सिंग कब आया था? 7वीं शताब्दी के लास्ट में आया था। ये सब हम लोग कल डिटेल्स में हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर उसको यहाँ दोहराने का कोई विशेष वो बचता नहीं है। फिर देखिए कुछ यूरोपीय यात्री भी आए, ठीक ना, जैसे राल्फ फिच, एडवर्ड टेरी, जॉन मार्शल, पीटर मुंडी, मनरिक, मनुची, ट्रेवेनियर आदि ने भी अपने यात्रा वृत्तांत में बिहार के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य का वर्णन किया है, ठीक ना। आगे बढ़े। देखिए एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, ये सारा क्वेश्चन उस चैप्टर के अंदर से एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के, देखिए ये जो क्वेश्चन वाला सेक्शन है ये हम सेपरेटली भी आप लोग को करवा देंगे लास्ट में। एग्जाम जाने से 1 सप्ताह पहले हम क्लास में बैठा के, उस समय तक आप लोग भी पूरा बिहार स्पेशल को अच्छे से पढ़ लिए रहिएगा। फिर उसमें क्या होगा कि क्लास में यहाँ इसी टाइप से आपको ये पूरा क्वेश्चन जो है हम एक बार रिवीजन करवा देंगे। मतलब ऐसा हो जाए कि क्वेश्चन आप लोग पढ़े और आंसर आप ही लोग दे, उसमें कुछ अगर वैल्यू एडिशन करना रहा तो उसमें हम वैल्यू एडिशन करवा दें, ठीक ना। तो ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था, कहां से था? जावा और सुमात्रा से था। देखिए आप लोग को मालूम होगा कि प्राचीन काल में जो वर्मा है उसको हम लोग क्या बोलते थे? सुवर्ण भूमि बोलते थे। क्या बोलते थे? सुवर्ण भूमि बोलते थे, ठीक ना। और ये जो जावा और सुमात्रा है इसको क्या बोलते थे? स्वर्ण द्वीप बोलते थे, ठीक ना। क्या बोलते थे? स्वर्ण द्वीप बोलते थे। अब देखो ईसा पूर्व तो जावा और सुमात्रा किसका हिस्सा है? इंडोनेशिया का ही ना जावा और सुमात्रा है, ठीक ना। अच्छा देखिए एक और चीज जान लीजिए, इंडोनेशिया का जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो कहां है? जावा में है, ठीक ना। अब देखिए 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, अभी भी हम लोग देखे हैं अंगुत्तर निकाय। लेकिन अगर इसमें एक और ऑप्शन ये डी वाला अगर यहां भगवती सूत्र रहता, ठीक ना, तो फिर आप लोगों को ऑप्शन ई मारना पड़ता। देखिए ये क्वेश्चन कब पूछा है? 2004 में पूछा है, उस समय ई ऑप्शन नहीं हुआ करता था, अब ई ऑप्शन भी है। तो अगर इसमें अंगुत्तर निकाय के साथ भगवती सूत्र भी दिया रहे तो आप लोगों को फिर ई ऑप्शन मारना है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। देखिए पहले क्लास में इस क्वेश्चन की हम चर्चा किए थे, अगर आप लोगों को याद होगा तो। ईसा पूर्व 6ठी सदी में बिहार की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहां थी? ठीक ना, वैशाली थी, ठीक। अंग नहीं, मल भी नहीं, ठीक से वज्जी गणराज्य जो था उसके तहत जो लिच्छवी थी, लिच्छवियों की राजधानी कहां थी? वैशाली थी, ठीक ना। वज्जी संघ की भी राजधानी वैशाली थी, और उसका जो स्पेशल जो लिच्छवी है, देखिए वज्जी संघ है, उस संघ में क्या था? 8 कुल थे, ठीक ना। 8 कुल मिलके एक वज्जी संघ का निर्माण किए थे। उसमें से एक कुल कौन था? लिच्छवी, ठीक है ना, जो वैशाली वाले क्षेत्र में थे। और बोलता है कि संपूर्ण विश्व में जो फर्स्ट टाइम गणतंत्रात्मक व्यवस्था का जो अप्लाई किया वो किसने किया?
लिच्छवियों ने किया। ठीक ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये अक्सर पूछता है। ठीक ना, देखिए जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, ठीक, विशाख दत्त, विशाख दत्त द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? मुद्रा राक्षस। ठीक ना, देखिए वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। इसका आंसर क्या है? बिना देखे बताइए आप लोग, क्या है? इंडिका। अब इसमें क्या है प्रशासन के बारे में थोड़ा बता दीजिए आप लोग। इंडिका में 6 कमिटीज थी, 5-5 सदस्यों की, टोटल 30 सदस्यों का मंडल हुआ करता था। ये 6 कमिटियों में बटी हुई थी। कितने कितने सदस्य? 5-5 सदस्य। देखिए इसको ध्यान से याद रखिएगा, अक्सर यहां कंफ्यूजन हो जाता है। आदमी 5 कमिटी मार देता है और 6-6 सदस्य मार देता है, लेकिन कमिटी कितनी थी? 6 समितियां थी। पूरे पाटलिपुत्र का प्रशासन 6 समितियों के हाथ में था। ठीक ना, और प्रत्येक समिति में कितना सदस्य हो रहा है? 5-5 सदस्य हो रहा है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया था? कल ये चीज हम लोग अच्छे से चर्चा कर लिए थे, 7 का नाम भी हम लोग देख लिए थे ना। राहुल थे कि नहीं? कल नहीं थे ना, इसीलिए अनजान टाइप से देख रहे हैं। इनफैक्ट हम बुक में लिखवा भी दिए थे सबको, है ना। चलिए देखिए, अभी हम जब रिवीजन करवा रहे थे अभी जस्ट, तो ये बात बताएं, चीनी यात्री ह्वेंसांग भारत कब पहुंचा था? अभी हुआ ना, अच्छा इसमें 630 दिया हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी में 629 से 645 है। एनसीईआरटी में जो है, ओल्ड एनसीईआरटी आप खोलेंगे तो उसमें देखेंगे कि ह्वेंसांग जो भारत में रहा है वो है 629 से 645। ठीक, ऑप्शन बी सही है इसमें। ठीक ना, श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे भेजा था? अपनी बेटी संघमित्रा को भेजा था ना। बाद में राहुल भी जाता है ना। राहुल और संघमित्रा नाम था ना। यही तो, अशोक ने धर्म प्रचार के लिए अशोक ने किसको भेजा था श्रीलंका? यही संघमित्रा, उसकी बेटी है। ठीक ना, हालांकि इनके साथ इनका बेटा भी गया था। ठीक ना, बेटा, अच्छा राहुल और संघमित्रा, अच्छा हाँ, सॉरी। ठीक ना, संघमित्रा गई थी। हाँ, चीनी यात्री ह्वेंसांग किसके राज्यकाल में भारत आए थे? हर्षवर्धन के काल में आए थे। ठीक ना, बिहार की आर्थिक समृद्धि डैश के विकास पे आधारित है। हालांकि ये इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है, ये कृषि वाले चैप्टर का क्वेश्चन है, लेकिन ये यहां आ गया है। ठीक, कोई बात नहीं। किस पे है डिपेंडेंट? क्यों है कृषि पे डिपेंडेंट, बताइए। देखिए अभी भी क्या है, देखिए बिहार जो है ना केवल इंडिया के, विश्व के सबसे फर्टाइल जोन में है। ठीक ना, जहां एवरेजली 2.5 किलोमीटर से ज्यादा एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी का क्या है, निक्षेपण है। ठीक ना, ये इतना फर्टाइल है कि अगर आप ऐसे करके छींट दो बीज तो भी वहां क्या हो जाएगी, फसल उपज जाएगी। अच्छा, एक ये हो गया। दूसरा पॉइंट देखो कि अभी भी बिहार का जो 11% पॉपुलेशन है, वही केवल कहां रहता है, टाउन्स में रहता है। ठीक ना, बाकी जो पॉपुलेशन है वो कहां रह रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में रह रही है ना। और ग्रामीण क्षेत्रों का मुख्य पेशा क्या है, कृषि है। आपको मालूम होगा कि झारखंड अलग होने के बाद जो बिहार के मेन मिनरल्स के सोर्स थे वो कहां चले गए, झारखंड में चले गए। और अच्छा, आपको अभी हम समझाएं कि बिहार के पास फर्टाइल लैंड बहुत ज्यादा है, मैक्सिमम जनसंख्या भी कहां रह रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में रह रही है। तो अगर हम लोग कृषि का विकास करें, ठीक ना, तो क्या होगा, समग्र बिहार का आर्थिक विकास बहुत तीव्र रूप से होगा। अब कृषि का कैसे विकास हो सकता है, जैसे फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगवा के, है ना। अभी क्या है, बिहार में उत्पादन तो हो रहा है पर स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं है, या फिर चूंकि
बहुसंख्यक किसान जो है सीमांत किसान है, तो नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, अच्छे बीजों का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, है ना। तो जिस टाइप से फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन के समय पंजाब हरियाणा वाला क्षेत्र में HYV सीड्स का उपयोग किया गया, आप लोग मालूम है ना HYV सीड्स क्या है? हाई एल्ड वेराइटी सीड्स, ठीक ना। अगर वो सब सीड्स का उपयोग करें हम लोग, प्रॉपर जैसे ट्रैक्टर हुआ, मतलब मशीनों का इस्तेमाल करें, कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी हो, संस्थागत लोन की व्यवस्था हो। संस्थागत लोन कहने का मतलब जैसे अभी एग्रीकल्चर को करने के लिए स्टार्टिंग में कुछ पूंजी भी तो निवेश करना पड़ता है ना, ऐसा तो होता नहीं है कि सब कुछ फ्री फ्री में मिल जाता है। तो ये किसान को कहां से मिले? तो संस्थागत मिले, बैंकों से मिले, ताकि उनका, जैसे गांव के जो महाजन होते हैं वो क्या करते हैं, इनका शोषण करते हैं, ये इनको ऐसे ऋण जाल में फंसाते हैं जो जिससे वो कभी मुक्त ही नहीं हो पाते हैं। तो अगर इस टाइप की व्यवस्थाएं हो जाए तो क्या होगा, कृषि का विकास होगा, है ना। जैसे कोको कोला कंपनी है, पेप्सी है, ये लोग क्या कर रहे हैं, बिहार में फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगा रहे हैं, चिप्स बना रहे हैं। फूड प्रोसेसिंग में क्या होता है, आप अपने प्रोडक्ट में वैल्यू एडिशन करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे जौ की खेती हो रही है, ठीक, आप वहां बियर बनाने का प्लांट लगा दिए, ठीक ना। तो बियर किससे बन रहा है? जौ से बन रहा है। आप लोग सभी कोई लेज का चिप्स खाए होंगे, है ना, लेज का, बिकानो का, ये किससे बन रहा है? आलू से बन रहा है। तो अगर, और आलू कहाँ प्रोडक्शन हो रहा है? बिहार में भी हो रहा है, यूपी में भी हो रहा है। अगर हम वहीं इसकी यूनिट लगा दें, नहीं तो अभी क्या हो रहा है, आलू ढुल के कहाँ जा रहा है, दिल्ली आ रहा है और कलकत्ता जा रहा है, हल्दीराम के फैक्ट्री में और चिप्स के, ये लेज के फैक्ट्री में चिप्स बन रहा है। 1 केजी आलू किसान अपने खेत पे कैसे बेच दे रहा है? 4 रुपए किलो, 3 रुपए किलो। और आप 20 रुपया का जो चिप्स खरीदते हैं उसका वजन कितना होता है? हाँ, 1 आलू से भी कम में आपको 20 रुपया का चिप्स का पैकेट पकड़ा दे रहा है। तो क्या है, प्रोसेसिंग किया, मार्केटिंग किया, वैल्यू एडिशन हो गया। वैल्यू एडिशन होता है क्या है, आप अपनी चीजों को 1 रुपये के सामान में क्या ऐसी विशेषताएं डालेंगे कि वो 1 रुपया का सामान 5 रुपया में बिकने लगे, यही वैल्यू एडिशन है। तो अगर ये कर दिया जाए तो क्या होगा, कृषि का विकास होगा कि नहीं होगा? चलिए अब हम लोग आगे बढ़े, यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा, पहले पेन हटाए ना। चलिए अब बिहार का प्राचीन इतिहास। देखिए इस टॉपिक का ना मैक्सिमम चीज हम लोग पहले भी समझ चुके हैं, इंट्रोडक्शन वाले में ही हम हिस्ट्री बड़ा डिटेल्स में आप लोग को समझाए थे, ठीक। फिर भी यहाँ थोड़ा सा स्पीड हम लोग करेंगे। चलिए सबसे पहले ना आप लोग एक चीज लिखिए, सभी स्टूडेंट्स को ना इतिहास के, प्राचीन इतिहास के कैसे कैसे कालखंड बढ़ा है ना, उसमें कंफ्यूजन होता है, ठीक ना। चलिए लिखिए, इंडिया में सबसे पहले, हाँ हाँ नहीं किताब में नहीं हटेगा, ये सिर्फ बिहार स्पेशल के लिए ही नहीं है, ये आपका जो इंडियन हिस्ट्री है उसमें भी ये काम देगा आपको। चलिए लिखिए, सबसे पहले लिखिए प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल लिखें। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। प्रागैतिहासिक काल को हम लोग बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड, ठीक ना, प्री हिस्टोरिक पीरियड। अब प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा जाता है, लिखिए, पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल बताते हैं, मध्यपाषाण काल, और नवपाषाण काल, ठीक ना। इंग्लिश मीडियम वाला लिखिए, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक, ठीक ना। इसके बाद जो होता है नवपाषाण काल के बाद इंडिया में क्या आता है, ताम्रपाषाण काल। क्या आता है, जिसमें तांबा और पत्थर
इनके औजार जो हैं यूज किए जाते हैं। ताम्रपाषाण काल, इसको आप लोग कॉपर एज या इसको एक और बोलते हैं, इसको कॉपर के जगह कैल्कोलिथिक एज बोला जाता है। क्या बोलते हैं? कैल्कोलिथिक एज। लिखिए क्या, हाँ नियोलिथिक के बाद कैल्कोलिथिक एज आता है। तो अन्नू बीच में गलत बैठ गई है ना, दोनों इंग्लिश मीडियम को एक जगह रख देना था। ठीक ना। अब देखिए ताम्रपाषाण काल के बाद इंडिया में क्या आता है? कांस्य युगीन सभ्यता आती है। क्या आती है? कांस्य युगीन सभ्यता आती है। देखिए जब तांबा में, हाँ ब्रोंज एज, ठीक ना, कांस्य युगीन सभ्यता को ब्रोंज एज लिख लीजिए। देखिए जब तांबा में हम लोग टीन मिलाने का टेक्नोलॉजी का विकास कर लेंगे तब क्या आएगा? कांस्य। और ये हमारे क्या तकनीकी विकास को भी दिखा रहा है कि तांबा में टीन हम लोग मिक्स कर रहे हैं तो उससे कांसे का निर्माण हो रहा है। ठीक ना। तो आप लोग कांस्य युगीन सभ्यता जो लिखे हैं उसके बगल में ऑप्लिक देके लिखिए सिंधु घाटी सभ्यता। भारत में जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो क्या थी? ब्रॉन्ज पीरियड, ब्रॉन्ज एज को शो करती है, कांस्य युगीन सभ्यता को शो करती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन सभी एक ही है। ठीक ना। ये अक्सर स्टूडेंट लोग को यहां कंफ्यूजन होता है। समझ में आ गया? हड़प्पा काल हो गया, आगे बढ़े। देखो कांस्य युगीन सभ्यता के बाद सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता का मतलब सिंधु घाटी सभ्यता हो गई। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन के बाद इंडिया में क्या आता है? वैदिक सभ्यता आता है। तो लिखिए वैदिक सभ्यता, वैदिक एज। वैदिक एज को फिर हम लोग दो भागों में बांटते हैं, ऋग्वैदिक काल लिखिए और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड। ठीक। इसके बाद बुद्ध काल का विकास होता है। इसका क्या कहते हैं? इसके बाद के काल को बुद्ध काल। लिखिए बुद्ध काल, बुद्ध काल लिखें। अच्छा एक और चीज, जहां ब्रॉन्ज एज लिखे थे, कांस्य युगीन सभ्यता लिखे थे, सिंधु घाटी सभ्यता लिखे थे, उसके बगल में ब्रैकेट में लिख दीजिए भारत में प्रथम नगरीकरण। यस, फर्स्ट अर्बनाइजेशन, पीरियड ऑफ फर्स्ट अर्बनाइजेशन। और जो बुद्ध युग अभी लिखे हैं, ठीक ना, बुद्ध युग के बगल में लिखिए सेकेंड अर्बनाइजेशन, पीरियड ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन। ठीक ना। बुद्ध युग या फिर इसको एनसीईआरटी में आप लोग महाजनपद काल के नाम से भी जानते हैं। बुद्ध युग के बगल में ही ऑब्लिक देके महाजनपद लिख लीजिए, महाजनपद काल, महाजनपदा पीरियड। ठीक ना। हो गया। हाँ, उसके नीचे फिर एरो मारिए, वहां लिखिए मौर्यन एज, मौर्य काल। हालांकि ये महाजनपद के अंदर में ही आता है, लेकिन हम लोगों को इसको सेपरेट टॉपिक के रूप में पढ़ना रहता है। ठीक ना। मौर्य काल। मौर्य के बाद लिखिए मौर्योत्तर काल, पोस्ट मौर्य पीरियड। ठीक ना। उसके बाद एरो मार के नीचे लिखिए गुप्त काल, गुप्तन एरा। लिखे। फिर हर्षवर्धन काल, यह है आपका प्राचीन भारत के इतिहास के विभिन्न कालखंड। अब इसमें कंफ्यूजन तो नहीं होगा? ठीक ना, लिखवा देंगे। अब देखो ऊपर से एक चीज देखो, यहां पास अब हम लोग बिहार स्पेशल में आ रहे हैं। बिहार स्पेशल को जब आप बिहार के इतिहास को पढ़िएगा तो आपको इंडियन हिस्ट्री से यहां एक चीज अलग मिलेगा। क्या? इंडियन हिस्ट्री में जो हम पीरियड लिखवाएं, क्या क्या लिखवाएं? सबसे पहला प्रागैतिहासिक काल, ठीक ना, प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक में 3 विभाजन है। उसके बाद क्या आ जाता है?
ताम्रपाषाण, और उसके बाद क्या आ जाता है? कांस्य। देखिए हम पहले क्लास में आप लोग को बताए थे एक चीज कि हम लोग इतिहास को जो है कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। क्या क्या बांटते हैं? अरे नहीं, वैसे नहीं, वो वाला विभाजन नहीं बोल रहे हैं। प्री हिस्ट्री, ठीक ना? समग्र इतिहास को हम लोग कैसे बांटते हैं? प्री हिस्ट्री, प्राक इतिहास, प्रोटो हिस्ट्री, बांटते हैं ना? और हिस्ट्री। देखो ये हम पहले क्लास में आप लोग को समझा चुके हैं, सबको समझा चुके हैं, किसी को कोई कंफ्यूजन? ठीक। अब देखो जो ताम्रपाषाण काल तक का पीरियड है, ताम्रपाषाण कैल्कोलिथिक एज तक का जो पीरियड है उसको हम लोग किस में लेंगे? प्री हिस्ट्री में लेंगे, ठीक ना? लेकिन जो कांस्य युग आएगा वो किस में आएगा? प्रोटो हिस्ट्री में आएगा। देखो इसको अच्छे से समझ लो। प्रागैतिहासिक काल, ठीक ना? प्रागैतिहासिक काल में पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल प्लस ताम्रपाषाण काल, ये क्या है? प्री हिस्ट्री, प्राक इतिहास, जिसका कोई भी लिखित विवरण नहीं है। लेकिन जैसे ही हमारा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा, हम लोग तांबा से कांसा बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक ना? तो वो कहां आ जा रहा है? प्रोटो हिस्ट्री में। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल इंडिया में क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पन सिविलाइजेशन। यहां के बारे में हम पहले क्लास में बता दिए थे कि यहां क्या है? पुरातात्विक साक्ष्य भी है और साहित्यिक साक्ष्य भी है, आर्कियोलॉजिकल सोर्स भी है, लिटरेरी सोर्स भी है, परंतु लिटरेरी सोर्स को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्क्रिप्ट है उसको हम लोग अभी तक डिसिफर्ड नहीं कर पाए हैं, ठीक ना? और उसके बाद वैदिक पीरियड से किस में आ जाते हैं हम लोग? हिस्ट्री में आ जाते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? यही है ना भारत का कालक्रम इतिहास का। अब देखो बिहार, अभी तो बताएं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ही है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ही है प्री हिस्ट्री का। प्री हिस्ट्री का कोई लिटरेरी सोर्स नहीं है। प्योरली हम किस पे डिपेंडेंट है? आर्कियोलॉजिकल पे हैं, ठीक ना? अच्छा आज आपका पहला क्लास है ना, इसीलिए ये सब हम समझा चुके हैं पहले। अब देखो, अब जब हम इंडिया हिस्ट्री से बिहार की हिस्ट्री में आते हैं, ठीक ना? तो बिहार की हिस्ट्री में बस ये नहीं मिलता है, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है। किसका? प्रोटो हिस्ट्री का, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड कोई भी इतिहास या पुरातात्विक साक्ष्य बिहार के संदर्भ में नहीं प्राप्त है, ठीक ना? नहीं है। आप लोग को मालूम होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पूर्वी विस्तार था वो कहां था? मेरठ तक था, ठीक ना? समझ में आ रहा है? चलिए देखिए, वैदिक सभ्यता में भी, वैदिक सभ्यता का भी विकास पंचदोआब क्षेत्र में हुआ था, आप लोग को मालूम होगा, है ना? पंचदोआब मतलब सिंधु घाटी वाला जो क्षेत्र है, 5 नदियां सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, है ना? इस वाले क्षेत्र में ही हुआ था। लेकिन फिर भी ऋग्वेद में क्या है? बिहार का चर्चा है। और बिहार का चर्चा किस नाम से है? किकट। किस नाम से है? किकट। और यहां के लोगों को क्या बोला जाता था? व्रात्य। क्या बोला जाता था? एक्चुअली देखो, व्रात्य का मतलब होता है पतित। क्या होता है? पापी, गिरा हुआ। क्या वो होता है? व्रात्य का मतलब पतित, गिरा हुआ, पापी। क्यों बोला जाता था ये समझिए। अभी हम क्या बोले कि जो आपका वैदिक एज था या वैदिक पीपल जो थे वो कहां थे? बताइए, अभी बताए ना, पंचद्वाब क्षेत्र में थे ना? ये यहां है पंचद्वाब क्षेत्र, है ना? यही है ना पंचद्वाब क्षेत्र। इसी क्षेत्र में वैदिक सभ्यता का विकास हुआ था। ऋग्वेद काल तक लोग बिहार तक अधिवासित नहीं हुए थे, ठीक ना? तो जहां तक इनका विस्तार था
उसको वो लोग क्या बोले कि नहीं ये लोग जो है अच्छा आदमी है, ठीक ना। और जिस क्षेत्र में इनका विस्तार नहीं था उसका क्या बोले ये लोग पापी आदमी है। समझ में आ रहा है। तो ऋग्वैदिक आर्य जो थे वो बिहार में अधिवासित नहीं थे। इस क्षेत्र की जानकारी तो थी उनको लेकिन अधिवासित नहीं थे। ये उत्तर वैदिक काल में आके क्या होंगे, यहाँ अधिवासित होंगे। अधिवासित कहने का मतलब तो समझ रहे हैं ना, रहना प्रारंभ करेंगे। इसीलिए ऋग्वैदिक काल में यहाँ के लोगों को क्या बोला जाता था, व्रात्य बोला जाता था, जिसका मतलब होता है पतित, ठीक ना। चलिए व्रात्य कहते थे जो बिहार वाले क्षेत्र के जो लोग थे। चलिए इसको ध्यान से देखिएगा। चलो यहां ध्यान से देखो, बिहार का प्राचीन इतिहास हम फिर से एकदम सीक्वेंस में आपको समझा रहे हैं, ठीक ना। वो अभी 1 मिनट में खत्म हो जाए, 1 मिनट में नहीं 10 मिनट में हम खत्म कर देंगे उसको। देखिए मेरठ, हिंडन नदी के तट पे मेरठ, ठीक ना। चलिए बिहार का प्राचीन इतिहास, देखिए अभी जो हम आप लोगों को कालखंड लिखवाए हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रागैतिहासिक काल या प्राक ऐतिहासिक काल। इसमें 3 कालखंड है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। देखिए यहां एक चीज समझ लीजिए, आप लोग को मालूम है हमारे जो पूर्वज रहते थे पहले कहां रहते थे, जंगल में और पर्वतीय क्षेत्रों में या नदी घाटी क्षेत्र में रहते थे ना। तो बिहार में जो प्राक इतिहास यानी कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल से संबंधित जितने भी साइट खुदाई में मिले हैं वो कहां मिले हैं। ये देखो ये जो झारखंड और बिहार का जो नीचे वाला जो बाउंड्री लाइन है ना, ये जो नवादा गया मुंगेर वाला क्षेत्र, ये ठीक ना, नवादा गया मुंगेर नाम तो सुनी होंगी, नवादा डिस्ट्रिक्ट, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट, गया डिस्ट्रिक्ट, ठीक ना। तो जितने भी स्पेशली पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल इससे रिलेटेड जो भी साइट है वो कहां मिला है, ये जो झारखंड और बिहार का बॉर्डर है, नवादा गया और मुंगेर वाला, ठीक ना। लेकिन नवपाषाण काल के अपेक्षाकृत ज्यादा साइट्स मिले हैं, ठीक ना। ये आपका ये जो और आगे ये जो गंगा वाला क्षेत्र है इसमें भी मिला है, जैसे चिरांद, चेचर। देखो ये दोनों बहुत फेमस साइट है, कौन कौन, चिरांद और चेचर। यहां से क्या मिला है, नवपाषाण काल का साइट है ये। चिरांद आप लोग को हम कल भी बताए थे कि यहाँ हड्डी के उपकरण मिले हैं ना, ठीक मिले हैं ना। तो ये सब नवपाषाण कालीन साइट है। याद करने का एक बहुत अच्छा तरीका बता रहे हैं कि पूरा पाषाण काल और मध्य का पाषाण काल इसका साइट सिर्फ इस क्षेत्र में मिलेगा, इधर नहीं मिलेगा। लेकिन नवपाषाण काल में क्या होता है, सभ्यता का और प्रसार होता है, ठीक। तो इस क्षेत्र में भी इसके साइट्स मिलेंगे, ठीक। अब देखो इस कौन, हाँ सारण में है, ये तो सब डिस्कस हो चुका है पहले, ठीक ना। चेचर वैशाली में है, चिरांद सारण डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक ना। अब चलो अभी हम क्या बताएं कि सिंधु घाटी सभ्यता का कोई भी साइट बिहार में नहीं है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से किस क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक अवशेष मिले हैं, तो आपको सीधे ई ऑप्शन मारना है, ठीक ना। अब आते हैं हम लोग कहां, वैदिक काल में। यही ना इतिहास है। देखो यहां समझने वाली चीज यही थी कि पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल से जो साइट रिलेटेड है वो ये बिहार झारखंड के बस इस बाउंड्री में मिलेंगे, और नवपाषाण काल वाले अलग। इसमें जो 2 मेन है वो चिरांद और चेचर हैं जो अक्सर क्वेश्चन में पूछता है। उसके बाद देखो चैप्टर में आपका
हम लोग और भी जो साइट्स हैं वो दिया हुआ है, जैसे मनेर हो गया, श्वेतपुर हो गया, सेनुआर हो गया। लेकिन इसे मेन आपसे जो पूछेगा चिरांद और चेचर के बारे में ही पूछता है, ठीक ना। देखो बुक में भी क्या लिखा हुआ है, कालखंड के अनुसार बिहार के इतिहास को दो भागों में बांटा जाता है, प्राक इतिहास काल और ऐतिहासिक काल। अभी समझाएं, प्राक इतिहास और इतिहास, बीच का जो अध इतिहास है जिसको इंग्लिश में प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं, उसका बिहार में कोई साइट नहीं है। अभी भी वही समझाया, सिंधु घाटी सभ्यता पे अगर क्वेश्चन पूछता है तो आपको ई ऑप्शन मारना है, ठीक ना। अब देखो हम आपको जो प्राक इतिहास है उसमें ताम्रपाषाण काल भी लिखवाए थे, ठीक, लिखवाए थे ना ताम्रपाषाण काल। देखो ताम्रपाषाण काल से जो साइट्स बिहार में है वो क्या है, चिरान, सोनपुर। सोनपुर कहां गया, काले और लाल मृद भांड को सामान्य तौर पे हड़प्पा सभ्यता की, अच्छा यहीं तक साइट है। देखो यहां क्या है, सामान्य तौर पे हड़प्पा सभ्यता की विशेषता किसको मानी जाती है, काले और लाल मृद भांड को। ये भी हम फर्स्ट क्लास में ही आप लोगों को बताए थे कि हड़प्पा सभ्यता में क्या यूज होता था, B&R, ब्लैक एंड रेड वेयर यूज होता था ना। जब मृद भांड वाला टॉपिक पढ़ा रहे थे तो हम ये आप लोगों को बताए थे, ठीक। उसमें एग्जाम्पल भी दिए थे कि देखो ये, इसको आप लोग बिहार मान लो, यहां तक कोई सभ्यता थी दब गई, इसके ऊपर क्या हो गया, मिट्टी जम गया, अब यहां से भी B&R, ब्लैक एंड रेड वेयर निकल रहा है, और इतने गहराई में इधर से भी ब्लैक एंड रेड वेयर निकल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये सभी एक ही सभ्यता का है। हम समझाते थे ये लोग। इसी में हम आप लोगों को एक और चीज समझाए थे, NBPW, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ठीक ना, उत्तरी काले पॉलिश मृदभांड जिसको हिंदी में बोला जाता है। ये इंडिया में किसको, सेकेंड अर्बनाइजेशन को शो करता है। किसको शो करता है, देखो B&R किसको शो कर रहा है, फर्स्ट अर्बनाइजेशन को, और NBPW किसको शो कर रहा है। ये सब कुछ समझा चुके हैं, आप लोग को याद आ रहा है। इसीलिए हम बोलते हैं आप लोगों को कि जब इस टाइप की कोई चीजें आए तो आप लोग कॉपी में सटाक से लिखा कीजिए। नहीं, ब्लैक एंड रेड वेयर का एविडेंस नहीं मिलेगा बिहार में। PGW है पेंटेड ग्रे वेयर, PGW रिलेटेड है वैदिक सभ्यता से। किससे, वैदिक सभ्यता से। इंडिया में जो सबसे ज्यादा मृद भांड मिले हैं वो NBPW के मिले हैं। NBPW का जो प्रसार मिला है लगभग पूरे इंडिया में मिला है, लगभग। अगर एकदम दक्षिण, एकदम कोना वाला जो पेनिनसुलर इंडिया अगर उसको छोड़ दो तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा जो खुदाई में मृद भांड मिले हैं वो कौन मिले हैं, NBPW मिले हैं। ठीक, समझ में आ गया, आगे बढ़ा जाए। देखिए अब मृद भांड है तो मृद भांड से क्या होता है, मृद भांड और मिट्टी के बर्तन के टुकड़ों से तत्कालीन भौतिक संस्कृति की झलक मिलती है ना। अब जैसे NBPW और ब्लैक एंड रेड वेयर, काले और लाल मृद भांड, इन दोनों की अगर बनावट को आप देखोगे, इन दोनों में जो पॉलिश का यूज किया गया है तो आपको यह पता चलता है कि जो NBPW है ये परिष्कृत है। इसका डिजाइन भी क्या है, सोफिस्टिकेटेड है, परिष्कृत है। इसमें जो कलर यूज किया गया है, और हड़प्पा काल के जो काले और लाल मृद भांड में जो कलर यूज किया गया है, तो NBPW वाला क्या है, ज्यादा फाइन है। समझ में आ रहा है। तो ये क्या है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को दिखा रहा है। फिर देखो कहीं क्या होता है कि मृद भांड मिला तो उसमें सोना चांदी मिल गया उस घड़े में। जैसे प्राचीन काल में क्या होता था, SBI होता नहीं था, बैंक ऑफ इंडिया होता नहीं था, तो लोग क्या करते थे, घड़े में डाल के सोना चांदी और गाड़ दिया करते थे, ठीक ना। अब जो गाड़े, मान लीजिए हम गाड़े, ठीक, और हम परलोक सिधार गए, तो वहीं रह गया। अब वो जो है खुदाई हुआ और खुदाई में वो निकल गया, तो मान लीजिए उसमें सोना चांदी का कुछ सिक्के था, मान के चलो कुछ सिक्का था, तो उस सिक्का से ये पता चला ना कार्बन डेटिंग से कि सिक्का किस काल का है, ठीक ना। अगर उस सिक्के पे मान लो पशुपतिनाथ की मूर्ति है तो ये पता चला ना कि इस काल में पशुपतिनाथ की, शिव भगवान की पूजा होती थी, ठीक ना। अच्छा मान लो कि कोई एक बॉडी दफनाया गया है,
कोई एक मृत लाश को दफनाया गया है, अब बगल में मृत भांड मिला है उसके साथ में ही, ठीक। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि उस समय के लोग ये विश्वास करते थे कि ना केवल इस धरती पे हड़िया तसला का जरूरत है, मरने के बाद वहां भी जाके खाना बनाना है, ठीक ना। तो हड़िया उड़िया भी डाल दिया जाता था, हंडी हंडी समझ रहे हो ना, वो डाल दिया जाता था कि नहीं भाई यहाँ तो चलो पटना से जाके कुकर खरीद लिए हैं, वहां कहाँ कुकर खरीदने जाएगा, तो चलो भाई दे दो, आत्मा अपने साथ ले जाएगी। अब मान लो किसी लाश के साथ जो है जो मृत भांड मिले उसमें खूब सोना चांदी मिला, हो सकता है लेडीज होंगी, जो दफनाया गया है वो लेडीज थी, तो भाई उनको यहां भी लिपस्टिक चाहिए और वहां भी लिपस्टिक चाहिए ना, तो जो श्रृंगार के समान है वो भी मृत भांड में डाल दिया जाता था, ठीक ना। लेकिन बगल में एक और लाश मिला, ठीक ना, उसके पास भी मृत भांड दबा हुआ है, लेकिन उसमें क्या है कुछ विशेष सोना चांदी था नहीं, ठीक ना, कुछ एक दो ठो अनाज उसमें से मिला। तब क्या इसका मतलब हिस्टोरियंस निकालते हैं कि अच्छा ये रईस आदमी मरा था और ये जो है गरीब आदमी मरा था। समझ में आ रहा है? कितने जगह ऐसे हुआ कि एक ही साथ दो बॉडी निकला, समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब क्या है, युगल समाधि। युगल समाधि मतलब हो सकता है वो पति रहा होगा, बाद में पत्नी भी मरी तो साथ में दफना दिया, या पत्नी रही होगी बाद में पति भी मरा तो उसको वहीं दफना दिया, तो युगल समाधियां। तो फिर इसमें आपको पढ़ना है कि युगल समाधियां किन किन क्षेत्रों से मिली है, बिहार से नहीं मिला है। हम ये आप लोगों को ओवरऑल हिस्ट्री का समझा रहे हैं। उसी कब्रिस्तान में दफनाया जाता है। हाँ एग्जैक्टली खुदाई में मिलेगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ें, ठीक। ऐतिहासिक काल क्या है हेडिंग, ऐतिहासिक काल। और अभी हम आप लोग को समझाएं कि भारत के इतिहास में ऐतिहासिक काल का प्रारंभ कब से माना जाता है, वैदिक एज से माना जाता है। वैदिक एज को कितने भाग में बांटते हैं, ऋग्वेद और उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में किन किन ग्रंथों की रचना हुई है, ऋग्वेद के छोड़ के सब कुछ का हो गया, ठीक ना। अब देखो इसमें आपको पढ़ना है, जैसे बिहार क्षेत्र का जो सबसे पहला चर्चा है वो कहां है, सतपथ ब्राह्मण में है, ठीक ना। सतपथ ब्राह्मण में है, उस क्षेत्र का सतपथ ब्राह्मण में है, ठीक। सतपथ ब्राह्मण ने आर्यों के आगमन और विस्तार का उल्लेख किया है। देखो यहां भी है, इस काल के प्रारंभ में उत्तर वैदिक काल से माना जाता है। हम आपको बताया ना स्टार्टिंग में ही कि ऋग्वेद काल में बिहार वाले क्षेत्र के लिए किकट शब्द का यूज है और वहां के निवासियों के लिए व्रात्य शब्द का यूज है। व्रात्य का मतलब क्या होता है, पतित होता है। इसका मतलब क्या है कि वो उस क्षेत्र तक अधिवासित नहीं हुए थे, इसलिए बोल रहे थे इन लोग जो है पापी आदमी है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या होता है, उनका प्रसार कहां हो जाता है, बिहार में हो जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बिहार का आर्यीकरण किस काल में हुआ, तो आप लोग क्या जवाब दीजिएगा। आर्यीकरण कहने का मतलब कि आर्य आ गए उत्तर वैदिक काल में। देखो वैदिक काल के जो निवासी थे वो क्या थे, जो वैदिक सभ्यता का विकास जिन लोगों ने किया था उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्य बोलते हैं ना, आर्य बोलते हैं ना। तो ये जिस क्षेत्र में जाके रहने लगे तो उसको हम ये बोलेंगे ना, इस क्षेत्र का इन लोग आर्यीकरण कर दिया है ना। अब अमेरिका कहीं जाता है और वहां अपने कल्चर को डेवलप कर देता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसका अमेरिकीकरण हो गया। जैसे भारत का क्या ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, अंग्रेजीकरण कर दिया था ना, कि ना धोती मत पहनिए, टाई पहनिए, ब्लेजर पहनिए, है ना, कुर्ता मत पहनिए, है ना। तो इसी टाइप से देखो ये शब्द बहुत भारी नहीं है, इसको ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन जब आए तो आप लोग छोड़ दो, कोई भी थोड़ा दिमाग लगाओ कि आर्यीकरण वर्ड आ रहा है तो इसका मतलब क्या है। अभी आप लोग सब कुछ जान रहे थे लेकिन आर्यीकरण वाले वर्ड पे सब चुप रह गया है ना, तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अब नेगेटिव मार्किंग भी कर दिया है। देखो वराह पुराण में भी किकट को अशुभ, गया, पुनपुन और राजगीर को शुभ स्थान माना गया है। समझ में आ रहा है। तो ये सब चीज हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट
नहीं है। लेकिन ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिहार का आर्यीकरण कब हुआ है? उत्तर वैदिक काल में। ठीक ना, चलिए आगे बढ़े हम लोग। देखो, ऐसा माना जाता है कि अथर्ववेद की रचना के समय, ठीक ना, जब इंडिया में अथर्ववेद की रचना हो रही थी, तो अथर्ववेद की रचना के समय से ही आर्यों ने बिहार के क्षेत्र में प्रवेश किया। ठीक ना, ईसा 800 ईसा पूर्व में रचित सतपथ ब्राह्मण में गंगे घाटी के क्षेत्रों में आर्यों द्वारा जंगलों को जलाकर और काटकर साफ करने की जानकारी मिलती है। तो यहां क्वेश्चन क्या बनता है कि किस पुस्तक में गंगा घाटी में आर्यों द्वारा जंगल को जलाकर और काटकर साफ करने की जानकारी मिलती है? तो सतपथ ब्राह्मण में मिलती है। देखो, ऋग्वेद में बिहार को क्या कहा गया है? किकट कहा गया। अभी हम समझा चुके हैं आप लोगों को। ठीक ना, ऋग्वेद में किकट क्षेत्र के अमित्र शासक प्रेमगंध की चर्चा आती है। हालांकि ये सब आप लोग को उतना याद नहीं रखना है। ठीक ना, चलिए बाकी ये आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक, हाँ, यहां एक चीज हम बताते हैं आपको। ऋग्वेद में क्या बोला है इन लोगों को? व्रात्य बोला है। ठीक ना, ऋग्वेद में इन लोगों को व्रात्य बोला गया है। लेकिन बाद में उत्तर वैदिक काल में इनका जब प्रसार होगा तो ये क्या होगा? व्रात्य शब्द अब नहीं बोलेंगे, इसको सुभूमि बोलेंगे। देखो, बिहार में आप लोग जब ज्योग्राफी पढ़ोगे तो पढ़ोगे कि यहां एक गंडक नदी है ना, गंडक नदी है ना, इसी को सदा नीरा भी बोला जाता है। देखो, ये सब सिर्फ आप लोग सुनते ही मत रहना, कहीं कॉपी में लिख भी लेना। सदा नीरा भी बोला जाता है। तो जो उत्तर वैदिक लोग बिहार में प्रवेश किए थे ना, वो इसी नदी को किनारा पकड़ पकड़ के आए थे। किस नदी का? गंडक नदी का। और इसीलिए उन लोगों ने इसका नाम क्या दिया? सदा नीरा। समझ में आ रहा है? हमेशा पानी रहे। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिहार में जो उत्तर वैदिक कालीन लोग आए वो किस नदी के किनारे पे आए थे? गंडक नदी के किनारे पे आए थे। उत्तर वैदिक काल में आ ही आएंगे ना। देखो, भारत में जो वैदिक सभ्यता का जो प्रसार हुआ वो किनके द्वारा हुआ? आर्यों के द्वारा हुआ ना। ठीक, अब चलो बिहार के हिस्ट्री में यही एक और चीज जान लो। यजुर्वेद में राजा विदेह की चर्चा है। किसकी चर्चा है? राजा विदेह की चर्चा है। ये किस वंश के थे? देखो, हम लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ा रहे, पूरी हिस्ट्री हम आपको समझा दे रहे हैं। आप लोग इसको लाइन बाय लाइन घर में आके पढ़ लीजिएगा। ठीक ना, क्योंकि हिस्ट्री फर्स्ट क्लास में भी आप लोग को बहुत डिटेल्स में हम पढ़ाए थे। अब देखो, यजुर्वेद में किसकी चर्चा है? राजा विदेह की। ठीक ना, ये किस वंश के थे? इक्ष्वाकु वंश के थे। इक्ष्वाकु, ठीक ना, इक्ष्वाकु वंश के थे। और यही इक्ष्वाकु वंश के जो 25वें राजा होंगे वो कौन होंगे? राजा जनक। कौन होंगे? राजा जनक। और इन्हीं की बेटी थी माता सीता। ठीक ना, समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन? यजुर्वेद में चर्चा किसकी है? राजा विदेह की। इक्ष्वाकु वंश के थे। और इसी वंश के जो 25वें शासक थे वो कौन थे? राजा जनक। और जनक की बेटी कौन थी? सीता। और सीता का लेना देना किनसे है? रामायण से। कैसे? रामायण से। आप देखोगे कि जो नेपाल है वहां एक जनकपुर है। जनकपुर है ना। तो देखो, ये जो बिहार है इसके ऊपर यहां क्या हो गया? नेपाल हो गया। और नेपाल और ये जो मिथिलांचल वाला क्षेत्र है, मिथिलांचल वाला क्षेत्र बोले तो मधुबनी, दरभंगा, ये वाला सीतामढ़ी, ये वाला जो क्षेत्र है इसका रामायण में बहुत विशेष महत्व है। ठीक ना, अब चलो हम लोग यहां बस 5 मिनट आगे।
अच्छा चलिए, इसके बाद का जो टॉपिक बचता है हिस्ट्री में, बिहार के हिस्ट्री में, हम लोग वैदिक सभ्यता तक तो देख लिए, वैदिक सभ्यता तक। अब वैदिक सभ्यता में ही आप देखो जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में एक प्रशासनिक इकाई होती थी जनपद। क्या होती थी? सॉरी, जन होता था, जन कहलाता था। ठीक, यही उत्तर वैदिक काल में थोड़ा सा और बड़ा होके क्या हो गया? जनपद। क्या हो गया? जनपद। ऋग्वेद में जन था, उत्तर वैदिक काल में क्या हो जाता है? ये जनपद। ठीक ना? और बुद्ध काल में, बुद्ध काल में महाजनपद। ठीक ना? अभी आप लोग पढ़े हैं कि टोटल 16 महाजनपद थे, जिसकी चर्चा अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में है। इसमें से 3 महाजनपद जो थे वो कहां थे? बिहार के पावन भूमि में थे। ठीक है ना? 3 महाजनपद कहां थे बिहार के? अब इन महाजनपदों का डिटेल्स और नाम हम लोग कल के क्लास में पढ़ेंगे। आप लोग कल, आज भी पहले से था डिसाइड, आप लोग कल 1 बजे से 15 मिनट पहले क्लास में आके हाजिर हो जाइएगा। ठीक है ना? थैंक यू आप लोगों का।